दोनों का नाम था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। सीधी सीधी बात सुन लीजिए मेरी। और ये भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह इधर उधर की बात करके लोगों को भटकाती है, और आप जैसे एंकर भी उनका साथ देते हैं ना, जो जनता अच्छी तरह से देख रही है कि आप लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली। दूसरी बात आप सुनिए, जेपी नड्डा साहब ने छात्रों से वादा किया था और कैमरे पे किया था कि छात्रों पे कोई अत्याचार, कोई एफआईआर नहीं होगा। तो वापस लेकिन हमने देखा क्या उस वादे से वापस हो गए क्या जेपी नड्डा? नहीं तो AK-47 किसने चलाई थी? टाइम्स नाउ भारत। आपको एक बात मैं बता दूं, विवेक साइलेस, आप कभी गए हैं सिवान? मैं गया हूं। गए हैं? कितनी बार गए? मैं तो बिहारी हूं, वहीं का रहने वाला हूं, 36 बार गया। आप गए? बॉर्डर का ही हूं। किसके नाम सिवान किसके नाम से कुख्यात है? जिसके नाम से कुख्यात बताइए ना, मैं बता देता हूं वहां पर, सुन लीजिए। और नहीं तो, हालांकि मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं कि वहां पर AK-47 चला है, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि AK-47 आप लोगों ने जवानों के हाथ में थमा दिया है और शोकेस के लिए थमा दिया है, तो उनको उठा के कहिए कि रख देंगे शोकेस में। आपको नहीं पता है कि सिवान में जहां पर वो AK-47 उठाकर चल रहा था, वहां के हालात क्या थे? छात्रों के भेष में अगर वहां पर गुंडे उपद्रवी आएंगे तो AK-47 भी चलेगा और वहां पर डंडे भी चलेंगे। विवेक जी, नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर छात्रों के नाम पर आए थे तो उसी तरीके से डील करना चाहिए था। लेकिन सिवान का इतना इतिहास आप जानते हैं ना, भविष्य जानते हैं ना, भूगोल जानते हैं। बोलिए। अरे सब पता है मुझे, पता। देखिए, कुछ नहीं पता है आपको। अगर आपको सिवान का नाम से, अगर सिवान में क्या होता है और जहां पर यह हुआ है वहां की स्थिति पता चल जाए ना, तो विवेक श्रीवास्तव एग्जाम्पल ही नहीं रखते। बोलिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी वहां सुर्ती मल रहे हैं क्या? AK-47 पता नहीं है, ये नहीं पता। छाती पीटने लगे भाई, कानून व्यवस्था संभाली तो काहे को छाती पीटने लगे? कानून ने जब एक्शन लिया तो काहे को छाती पीटने लगे? दंगइयों को पनाह देने वाले शांत हो जाओ, दंगइयों को पनाह देने वाले शांत हो जाओ। जो देश जलाएगा चुन चुन कर निकालेंगे, जो कानून तोड़ेगा चुन चुन कर निकालेंगे। जिसको सीने में दर्द होते रहे, ये भारत धमकियों से नहीं चलने वाला। भारत छात्र के साथ खड़ा रहेगा, युवाओं के साथ खड़ा रहेगा। दंगइयों को जेल के अंदर ठेलने का काम करेंगे। अगर मुंह जोगना है तो तुष्टीकरण का मुंह जोगते रहो, वोट बैंक की राजनीति करते रहो। मुंह जोगने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। ऋषभ विपक्ष में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको आप दबा देंगे। नहीं, दबाने का क्या बात है? अराजकता वाली बात बोलेंगे? अरे शांत रहिए, 25 साल से सरकार चला रहे हैं। नहीं विवेक जी, मैं खड़ा हूं ना, बिहार में। आप मुझ पर सवाल उठा लीजिए, लेकिन मैं आपको सवाल और जवाब दोनों करने का मौका दूंगा। बोलिए। देखिए, RSS के नेता एक है जो आते हैं केरल से, उन्होंने क्या कहा, मैं होता तो कर्फ्यू लगवा के छात्रों को गोली से भुनवा देता। दूसरी बात शर्मनाक उन्होंने कही है कि वहां जो महिलाएं बच्चियां आती हैं उनको तो रेप कराने का शौक है। यह है भारतीय जनता लड़कों हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। याद है नेताजी? याद है नेताजी? या याद दिलाऊं? मंच से अपने पिता को धक्का देने वाला कौन? अखिलेश यादव जी। केवल सत्ता के लिए मंच से अपने पिता की टोपी उछालने वाला कौन? अखिलेश यादव जी। जिसके पार्टी के मुखिया का संस्कार ये हो, बच्चों को संस्कार की बात करोगे? एक सेकंड, आप क्या कर रहे हैं ऋषभ? आप ये सोचिए कि जो एक सेकंड विवेक जी, मैं ये कह रहा हूं कि इस पर मत जाइए। देखिए, जेनेक्स नहीं बोलते ये लोग, क्यों नहीं होना चाहिए? प्लीज, मैं एक चीज कह रहा हूं ऋषभ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जेनेक्स और मिलेनियल से एकदम जेनजी अलग हैं और उसको थोड़ा समझना भी होगा। देखिए, उनके प्रोटेस्ट का तरीका अलग, उनके जश्न का तरीका अलग। हालांकि उनकी बातों में जो चीजें निकल कर आई हैं उस तरीकों को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी करता है तो फिर इस बात के लिए तैयार रहे कि आज जो सड़क पर जंतर मंतर पर उतरकर बच्चे कर रहे थे, कल आपके घर में भी करेंगे और आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये इतने बेशर्म है कि जस्टिफाई करेंगे। अब रुक जाइए जरा विवेक जी, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और RSS की मानसिकता यही है। सत्ता दूर है तो आपके बच्चे भारतीय जनता पार्टी और RSS की मानसिकता यही है, जो ये बात कर रहे हैं, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। अपना विश्वास तो खो चुके हैं, चाहे वो छात्र हो, नौजवान हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया व्यापारी हो, कोई विवेक जी। इसीलिए शायद आप कह रहे थे कि सवाल मत पूछिए, मैं खुद ही बोलने को तैयार हूं, क्योंकि जवाब आपके पास तैयार था। जो स्क्रिप्ट आप लिख कर लाए होंगे वही आपको पढ़ना था। मैंने पूछा था कि आप लोग इस कानून के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? आप लोग सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं कि चर्चा के बहाने वहां पर हंगामा करना चाहते हैं? चर्चा होगी,
संसद में होगी, कड़े कानून बनेंगे, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की जिम्मेदारी है। हम सवाल उठा सकते हैं, हम सरकार को जगा सकते हैं, हम सरकार की खामियां बता सकते हैं, उसकी कमजोरियां बता सकते हैं, लेकिन उस कानून को इंप्लीमेंट करना इनका काम है, जो कि ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, कानून का इंप्लीमेंट, आ रहा हूं मलूक जी, आ रहा हूं, एक सेकंड। वैभव श्रीवास्तव जी, वैभव श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि कानून आएगा तो ही उसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा ना। लेकिन कानून आने से पहले आप लोग जिस छात्र के लिए खड़े होने की बात कर रहे हैं, उस कानून को सपोर्ट करना या नहीं करना, इसी पर कंफ्यूजन फैला रहे हैं। तो फिर अंदर जाकर क्या करेंगे आप लोग? जी, जहां साहब, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पेपर लीक को लेकर और छात्रों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए जो भी कड़ा कानून आता है, बीइंग आम आदमी पार्टी, मेरा ऑफिशियल स्टैंड है हमारा कि हम उस सारे कानून का शब्द बाय शब्द हम उसको सपोर्ट करते हैं। किसी भी इस तरह के कानून का जो कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के पास्ट एग्जाम्पल्स भी तो देख लेना चाहिए विद्यानाथ जी। 2020 जून 2024 को डॉक्टर के राधाकृष्णन, फॉर्मर इसरो चीफ के तत्वाधान में कमेटी बनी गई थी। 21 अक्टूबर 24 को उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन सौंपी थी। टोटल रिकमेंडेशंस कितनी थी? 101। उसमें से लागू कितनी हुई? हार्डली 2 या 3। और उसमें जो पता है विद्यानाथ जी, जो मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी कि स्क्रूटनी कमेटी बनाना, थ्रू एससी स्टीयरिंग कमेटी बनाना ऑनगोइंग स्क्रूटनी को करने के लिए, सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इस तरह के जो बड़े बड़े जो रिकमेंडेशंस थे, ये सरकार कुंडली मार के बैठ गई। विद्यानाथ जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप किस तरीके से बीजेपी के भाषणों पे यकीन करेंगे, क्योंकि ये अपने भाषण खुद नहीं सुनते हैं, अनपढ़ लोग हैं। इसलिए मैं बताता हूं क्यों नहीं सुनते अपनी बात। 2024 में इन्होंने ये काम किया और मोदी जी ने और बीजेपी के लोग छाती पीट पीट के क्या कह रहे थे कि इतना कड़ा कानून आ गया कि अब ये लीक नहीं हो सकता, पेपर लीक। फिर उसके बाद अब आके सेम स्क्रिप्ट दोहराए जा रहे हैं 2026 में कि अब हम नीलकर्णी जी के तत्वाधान में कमेटी बना देंगे। तो क्या करना चाहिए वैभव जी, क्या करना चाहिए? आप लोगों के पास आप लोगों के पास क्या ऐसा मॉडल है, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा वे है जिससे आप लोग चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि सरकार चाहे कांग्रेस की थी, बीजेपी की हो गई, आपकी दिल्ली में रही, या किसी प्रदेश में और केंद्र में किसी की सरकार रही, यह समस्या तो लगातार है, इसका सिलसिला चलता रहा, सरकारें बदलती रही, यह सिलसिला चलता रहा। ठीक है, आप एक बार जब पूछ लीजिएगा सवाल तब मैं जवाब दे देता हूं। पूछ लिया, मैं दे सकता हूं सर? जी जी जी। तो विद्यानाथ जी, मैं ये कह रहा था कि आपके पास ऑनगोइंग राधाकृष्णन जी एक बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं इस देश के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने उनके रिकमेंडेशन शब्द बाय शब्द क्यों लागू नहीं की? इतने समय सर क्यों बैठे रही मोदी सरकार कुंडली मार के? आप आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क कंगना रनावत जी के ऊपर बात की, उनके स्टेटमेंट की, इतने जाहिल लोग हैं ये। इन लोगों के हिसाब से तो देश 2014 के बाद आजाद हुआ। कंगना रनावत जी का तो रिटर्न, ये तो ऑफिशियल इनका बोलना है, ऑन कैमरा उन्होंने बोला है, अपने नेताओं के ऊपर देख। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब है क्या?